नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। एक ऐसा शो जो कराता है आपके निवेश की पक्की तैयारी, एक ऐसी तैयारी जिसमें हम रखते हैं हर पहलू का ख्याल, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके बजट और इसके साथ ही मार्केट के मूड को भी भांपते हुए किस तरह से आपको आगे तैयारी करनी है, इन सब के बारे में हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग पहलुओं में, जिस तरह से हम देखते हैं कि वक्त वक्त पर किस तरह से टैक्स की बात होती है, वक्त वक्त पर किस तरह से एक अपना घर लेने की बात होती है, इन सब पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं और साथ ही उन पर भी चर्चा करते हैं जिनकी वजह से आपका निवेश प्रभावित होता है या निवेश में बेहतरी होती है। तो आज के शो में आखिर किन पहलुओं पर हम करेंगे चर्चा, जरा फटाफट से उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स बचाना है तो एलटीए की उसमें क्या रोल होता है। जी हाँ, इनकम टैक्स बचाने में एलटीए का रोल क्या है, क्या होता है एलटीए, और आपने क्या इसका फायदा उठाया है, अगर नहीं उठाया है तो कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, ये सब बातें हम आपको बताएंगे और पूरी एलटीए की एबीसीडी आपके सामने होगी। दूसरा पहलू निवेश का कि कैसे करें पोर्टफोलियो को रिव्यू, रीबैलेंस और सही फंड का चुनाव, क्योंकि अब ईयर एंड है और साल के आखिर तक आते आते सभी लोग जो हैं वो अपने जो भी एसेट्स हैं उनको लेकर एक रिव्यू तो करते ही हैं, लेकिन ये रिव्यू, रीबैलेंस और इन सब के बीच में सही फंड का चुनाव कैसा होना चाहिए, एक्सपर्ट से हम जानेंगे इसी निवेश का लेखा जोखा। और इसके अलावा मौजूदा बाजार में रिटायरमेंट के लिए एक मुश्त निवेश की प्लानिंग कितनी सही है, इस पर भी होगी विशेष चर्चा। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो इन तमाम पहलुओं को छुएंगे और सही राय आप तक पहुंचाएंगे। और रोज की तरह हम आपको बताएंगे कैसे बनाएं अपना बैलेंस पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो और लोन से जुड़े सवाल आप भेज सकते हैं। ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, हम इस शो में आपके सवालों को शामिल करेंगे। करना कुछ नहीं है, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना सवाल वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं जिसे हम शो में शामिल करेंगे। और इन्हीं सब पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा में हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ेंगे। और सबसे पहले बात जिस पहलू की है वो है लीव ट्रैवल अलाउंस यानी कि एलटीए की। जी हाँ, टैक्स बचाने का एक अच्छा साधन है, इसका लाभ कोई भी कर्मचारी उठा सकता है। एलटीए किसी यात्रा में टिकट के भुगतान के लिए होता है। एलटीए में कंपनियों की तरफ से छुट्टियों पर गए कर्मचारियों और उनके परिवार के देश में कहीं घूमने जाने पर जो खर्च होता है उसकी भरपाई होती है। देश भर में कहीं भी की गई यात्रा के लिए एलटीए लिया जा सकता है और उस पर टैक्स छूट हासिल की जा सकती है। तो आज हम अपने टैक्स एक्सपर्ट पारिजाद सिरवाला से जानेंगे कि कैसे आप एलटीए के जरिए टैक्स की बचत कर सकते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रैवल है या इंटरनेशनल टूर पे आप जाते हैं उसमें भी एलटीए का फायदा होता है, क्या हर साल एलटीए पर टैक्स की छूट मिलती है, इन सब पहलुओं को अब हम समझेंगे। पारिजाद सिरवाला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत पारिजाद आपका ईटी नाउ स्वदेश में। थैंक यू। पारिजाद जो हैं वो जो लीडर हैं टैक्स ग्लोबल मोबिलिटी सर्विस इंडिया की, और बहुत ही बेहतर तरीके से इसका आसान भाषा में विश्लेषण करेंगी। पारिजाद, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि ये एलटीए है क्या और एक सर्विस करने वाला व्यक्ति इसका फायदा कैसे उठा सकता है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग। एलटीए का पहले फुल फॉर्म जानना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म है लीव ट्रैवल अलाउंस। नौकरी करने वाले इंडिविजुअल्स जो सैलरीड इंडिविजुअल्स है उनको अपने एम्प्लॉयर से जनरली एक अपने सैलरी के भाग में एक कंपोनेंट मिलता है जिसको एलटीए बोलते हैं। इस पे कोई टैक्स छूट स्पेसिफाई की हुई है इनकम टैक्स विभाग सेक्शन 10(5) में। और ये किस चीज का है, बेसिकली अगर आप अपने नौकरी के दौरान छुट्टी पे गए अपने परिवार के साथ, तो आपको जो ये रिएम्बर्समेंट मिलता है, जो आपके सैलरी का पैकेज का हिस्सा है, उस पे कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते हैं और उस पे कोई लिमिट्स भी स्पेसिफाई की हुई है, जिसका बेसिकली ये टैक्स छूट मिलती है आपको, तो आपकी टैक्सेबल इनकम उस हिसाब से कम रहती है।
बिल्कुल। और जैसा आपने बताया ये ट्रैवल विद इन इंडिया ही है, डोमेस्टिक ट्रैवल अगर आप छुट्टियों के दौरान इंडिया में कहीं गए तो उसी पे टैक्स एग्जेम्पशन की छूट है। इंटरनेशनल या विदेश या भारत के बाहर अगर आपने ट्रैवल किया या यात्रा की तो उस पे आपको टैक्स एग्जेम्पशन बचत नहीं मिलेगा और वो पार्ट आपका टैक्सेबल रहेगा। अच्छा, परिजात, एक चीज़ समझना चाहूँगा मैं कि ये जो खर्च होता है हमारे हम्म। ट्रैवल में, इसमें हम्म। क्या किस किस तरह की चीज़ें आती हैं? क्या ये इसमें टिकटिंग ही है, या हम जो खा पी रहे हैं, या उस सिटी में जो हम लोकल ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर जो हमारा खर्च हो रहा है, क्या ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं? नहीं, इसमें खाली ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग का खर्चा आता है। सो बेसिकली आप एक जगह से दूसरे स्थान पे अब आप जो ट्रैवल करते हो उसी का खर्चा मिलता है आपको। उसमें भी कुछ नियम होते हैं। खाने पीने का खर्चा नहीं मिलता है आपको। रहने का होटल में अगर आप रहे तो वो खर्चा एलिजिबल नहीं है। अगर आप किसी जगह घूमने गए, साइट सीइंग में गए, वो खर्चा भी आपको एलिजिबल नहीं रहता है, उस पे टैक्स रहता है। खाली एक जगह से दूसरे जगह में इंडिया में ट्रैवल करने के लिए जो आपका ट्रैवल का खर्च है वो ही शामिल होता है ये टैक्स छूट। और उस पे भी लिमिट्स नियम किए गए हुए हैं। बिल्कुल। अगर आप परिजात, एक चाहे चीज़ तो वो समझना। लिमिट्स में। जी, जी। हाँ। एक चीज़ समझना चाहूँगा कि ये जो जी। एलटीए क्लेम है, ये जी। हमें कब करना चाहिए, और क्या इसमें प्रोसीजर होता है, और इसमें जो टैक्स छूट का हिस्सा है वो किस तरह से तय होता है? तो पहले तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की सैलरी पैकेज में ये एलटीए की मेंशन होती है। तो अगर आप यात्रा करते हो तो आपको यात्रा करने के बाद अपने एम्प्लॉयर को आपको बिल्स वगैरह देने पड़ेंगे। समझो आपको टिकट, या आप हवाई से गए, जहाज से गए तो बोर्डिंग पास या जो भी है ट्रेन के टिकट्स, ऐसे सपोर्टिंग प्रूफ्स देने पड़ेंगे एम्प्लॉयर को अगर आपको टैक्स छूट चाहिए तो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा स्पेसिफाई किया है सेक्शन और रूल्स में कि अगर आपने सपोज हवाई जहाज से ट्रैवल किया हो तो आपको इकोनॉमी क्लास एफ है, मतलब एयर इंडिया का जो इकोनॉमी क्लास एफ है वो लिमिट तक आपको टैक्स छूट मिलेगा। अगर आपने हवाई जहाज से ट्रैवल सफर ना किया हो और अगर कोई और रेलवे से ट्रैवल किया हो तो आपको एसी रेलवे की फर्स्ट क्लास फेयर पे जो खर्चा होगा वो अमाउंट तक आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और अगर आपने ना हवाई जहाज से ना रेल से किया और कोई और तरीके से कोई और वाहन से ट्रैवल किया है, उस पे भी नियम उन्होंने स्पेसिफाई किए हैं। जनरली फर्स्ट क्लास डिलक्स फेयर या एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर, ऐसे लिमिट स्पेसिफाई किए हुए हैं एग्जेम्पशन। आपका तीसरा सवाल था कि क्या मैं हर साल एलटीए क्लेम कर सकती हूँ? उसका जवाब है नहीं, हर साल नहीं है। उस पे भी रूल स्पेसिफाई है। क्या लिखा गया है लॉ में कि 4 साल कैलेंडर ईयर का एक टैक्स ब्लॉक ऐसे माना जाता है, जो उसमें आप 2 जर्नी मतलब 2 यात्रा, आप 2 छुट्टी के लिए जो ट्रैवल करोगे ये 4 साल में, इसको टैक्स ब्लॉक बोलते हैं। वो 2 जर्नी आप क्लेम कर सकते हो टैक्स छूट के लिए। और 4 साल का ब्लॉक, फिलहाल का जो ब्लॉक चल रहा है 2022 से चालू हुआ है वो 2025 तक, ये 4 साल में अगर आपने 2 जर्नी की है तो उसका आपको टैक्स छूट मिल जाएगा। तो इसके पहला जो ब्लॉक था वो 2018 से 2021 तक का था। तो ये लॉ है। और अगर आप समझो वो 2 जर्नी नहीं कर सके 4 साल के ब्लॉक में तो आपको एक जर्नी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट 4 साल के ब्लॉक में, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आपको इमीडिएट नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर पे क्लेम करना पड़ेगा। तो जैसे जो 2018 और 21 का ब्लॉक चल रहा था इसके पहले का, अगर मैं 2 जर्नी उसमें नहीं कर सकी तो मैं एक जर्नी कैरी फॉरवर्ड करके, लेकिन मुझे इमीडिएटली 2022 में वो जर्नी क्लेम करनी पड़ी। और बिल्कुल। ये टैक्स ब्लॉक जो है इनकम टैक्स के लिए अप्रैल से मार्च का साल लगता है, लेकिन ये एलटीए के लिए सरकार ने स्पेसिफाई किया है कि टैक्स ब्लॉक कैलेंडर ईयर पे निर्धारित होता है। सो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर का साल देखा जाता है एलटीए के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अहम बात आपने कही, और इसको, ये फ़र्क समझना बहुत आवश्यक है। एक चीज़ और समझना चाहूँगा पारिजात, कि
कोई एम्प्लॉयर अगर जो है वो एलटीए की व्यवस्था नहीं दे रहा है, या आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें इस बात का मेंशन नहीं है, तो क्या कर्मचारी को ये हक है कि वो इसके लिए रिक्वेस्ट करे, या वो चाहे कि उसके सैलरी स्ट्रक्चर में एलटीए की व्यवस्था दी जाए? क्या इस तरह की वो रिक्वेस्ट कर सकता है? ज्यादातर सारी कंपनियां देती है एलटीए, क्योंकि एकदम जैसे पॉपुलर कंपोनेंट है, जैसे आपका हाउस रेंट अलाउंस भी होता है, बट वो आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के सैलरी पैकेज पे डिपेंडेंट है। तो बट जनरली मोस्ट कंपनीज अपने कर्मचारियों को ये कंपोनेंट देती है अपने सैलरीज, बट वो कंपनी पे लागू होती है, एक चीज और क्योंकि मैं ये समझना सैलरीड चाहूंगा। एम्प्लॉय को ही मिलता है। जी जी। टैक्स टैक्स बचाने का एक जरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज हाँ। और परिजात समझना चाहूंगा कि एलटीए क्लेम नहीं कर पाए, या जैसे आपने कहा कि कई सारी आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, लोगों से मिस भी हो जाता है, फिर क्या व्यवस्था है? जो आपका पैसा है, चूंकि वो तो सैलरी का हिस्सा है और उसमें मेंशन है, तो फिर क्या होता है? उसका अगर क्लेम नहीं ले पाया तो वो फिर रकम का भुगतान किस तरीके से होता है? तो ये एम्प्लॉयर को मंथली टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है सैलरी पे। तो अगर आपने आपके बिल्स या वो जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो एम्प्लॉयर किस बेसिस पे आपको एग्जेम्पशन या टैक्स छूट देगा? उनको अपना फर्ज निभाना पड़ेगा, वो टैक्स डिडक्ट कर लेंगे ये मान के कि ये पूरा टैक्सेबल है और आपने ट्रैवल किया नहीं। तो फिर आपके पास यही जरिया रहेगा कि आप आपके रिटर्न में ये खर्चा दिखाइए और एग्जेम्पशन क्लेम कीजिए, और जो रकम एम्प्लॉयर ने जमा कर दी है टैक्स की तरफ, वो आप अपने रिटर्न में रिफंड क्लेम कीजिए। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा लंबा होगा, तो बेहतर यही होगा कि आप समय पर अपने डॉक्यूमेंट्स, यात्रा के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो मिल जाते हैं, और इसमें बहुत सिंपल है, खाली टिकट्स और जो तरह से आपने ट्रैवल किया है वो देना पड़ता है, इनवॉइस कॉपी या टिकट कॉपी या रेलवे पास या बोर्डिंग पास। तो बेटर होगा अगर आप एम्प्लॉयर को के पास ये जमा कर ले, तो एम्प्लॉयर मार्च के पहले वो अप्रोप्रिएट टैक्स डिडक्शन करके आपको स्टेटमेंट भी दे सकता है, फॉर्म 16 सैलरी सर्टिफिकेट। नहीं तो आपको रिटर्न में क्लेम करना पड़ेगा, जो रिफंड लेना पड़ेगा अगर टैक्स ऑलरेडी जमा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेवल है, इंटरनेशनल टूर है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? क्या उसमें भी ये लागू होता है? नहीं, अलाउड नहीं है, क्योंकि वेरी क्लियरली लिखा गया है लॉ में कि खाली ट्रैवल विद इन इंडिया ही अलाउड है। इनफैक्ट कभी-कभी क्या होता है, आप कई-कई जगहों पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे कई-कई जगहों पे जाते हो, तो बिल्कुल साफ शब्दों में ये स्पष्ट किया गया है कि शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल, स्टार्टिंग डेस्टिनेशन से लेके अंतिम डेस्टिनेशन तक, अगर आपने 2-3 जगह भी देख ली है, सब सारे इंडिया में होने चाहिए और शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल का ही खर्चा आपको मिलेगा। अगर आपने एक्सटेंड करके इंटरनेशनल में कहीं विदेश घूमने गए हो, तो वो एलिजिबल नहीं है। तो इस हिसाब से सेक्शन में बहुत क्लियरली मेंशन किया है। बिल्कुल। पारिजात, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि क्या इसे लेकर लोगों में अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है? हम देखते हैं कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे भी कई चीज़ें ऐसी हैं इसके बारे में नहीं पता है। तो ऐसे में जब जानकारियों की बात आती है एलटीए या अपने टैक्स बचाने की, तो वहाँ पर किस तरह की राय आप लोगों को देना चाहेंगे? जी, एक्चुअली मेरा मानना है कि ये बहुत पुरानी और बहुत पॉपुलर कंपोनेंट है, तो सबको मालूम होनी चाहिए। और ये थोड़ा बीच में कोरोना में ट्रैवल बंद हो गया था, लेकिन बहुत सालों से ये कंपोनेंट है। और हर साल वैसे भी सैलरी टैक्सेशन पे सरकार सर्कुलर लेकर आती है, सीबीडीटी, जिसमें हर चीज स्पष्ट हो जाती है। बट आपकी बात भी सही है कि एक दो चीजें लोगों को नहीं पता रहती है, जो टैक्स का ज्ञान नहीं रखते हैं। वो ये है कि उनको लगता है कि कोई भी मोड ऑफ ट्रैवल में करूं, अगर मैं प्राइवेट गाड़ी लेके जाऊं या टैक्सी में जाऊं तो वो अवेलेबल होगा, तो वो शायद बराबर नहीं है। तो वो नॉलेज ऑफ द टैक्स रूल्स जो है, लिमिट्स जो है, वो शायद सबको पूरी तरह से पता नहीं होती है। और दूसरा, ये जो आपने बताया कि खाली इंडिया के ट्रैवल के लिए ही एग्जेम्पशन है, तो लोगों को आजकल लगता है कि विदेश ट्रैवल के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी शायद ये टैक्स छूट मिल सकती है, लेकिन वो बहुत क्लियरली नहीं है। तो ऐसी एक आध दो चीजें हैं जो शायद पूरी तरह से पता ना हो एम्प्लॉइज को।
और एक चीज़ और है कि ये भी ज़रा स्पष्ट करें, कई बार जो एलटीए लिमिट है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो जी क्या बिल्कुल। उसके लिए कोई खास व्यवस्था? तो जनरली जो एम्प्लॉइज को जो मिलता है, सो सपोज आपको एलटीए कंपोनेंट आपके सैलरी में 25,000 का दिया हुआ है, तो आप ऐसा ही ट्रैवल प्लान करोगे अगर आपको ये टैक्स छूट लेनी है जिसका खर्चा 25,000 से 25,000 तक हो या थोड़ा ज्यादा हो अगर रहेगा तो आपको खाली उतना तक ही 25,000 तक ही मिलेगा। अगर समझो पूरा खर्च आपका 30,000 का हो गया तो आपको 25,000 तक टैक्स छूट मिलेगी, 5,000 तक 5,000 आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका खर्चा 20,000 का हो, अगर आपने छोटी कोई ट्रिप ली और 20,000 का हो, तो एक्चुअल खर्चे तक की ही लिमिट है। तो इस केस में आपको एग्जेम्पशन खाली 20,000 पे मिलेगा। जो आपकी सैलरी में 25,000 की कंपोनेंट ये है। तो जो एक्चुअल खर्च है या जो अमाउंट डिमार्केटेड है सैलरी पैकेज में, उस हिसाब से आपको मिलती है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे आपका पारिजाद सिरवाला। आपने तमाम जो पहलू हैं उनको छुआ और बहुत सी ऐसी इसमें शंकाएँ हैं जिसका समाधान आपने किया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर लोगों में एक अवेयरनेस की कमी है। उम्मीद यही करेंगे कि ये शो जो है आपने देखा होगा और इस शो के ज़रिए जो भी आपकी शंकाएँ हैं उनका समाधान आपको मिला होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे पारिजाद हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम थैंक यू। बातों का जवाब देने के लिए। और